आज की वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी चैप्टर नंबर 3 भारत से 81 के जिसके लेखक है मैक्स मुलर जी। इसका आज हम बचा हुआ था पाठ का कुछ, तो वही हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा पिछला वीडियो नहीं दिखा तो सर्च कीजिएगा सीजन स्टडी क्लासेस भारत से 81 के चैप्टर 3 आ जाएगा हमारा वीडियो। चलते हैं आगे। संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है कि इसकी प्राचीनता, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। जिस रूप में आज हम तक पहुंची है उसमें भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। ग्रीक और लैटिन भाषाएं लोगों को सदियों से ज्ञात है और निसंदेह यह भी अनुभव किया जा रहा है था कि इन दोनों भाषाओं में कुछ न कुछ साम्य आवश्यक है, किंतु समय यह थी कि इन दोनों भाषाओं में विद्यमान समानता को व्यक्त कैसे किया जाता था और कि कभी किसी लैटिन शब्द के रहस्यों को खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता था। उसके बाद जब गोथिक और एंग्लो सैक्सन जैसी ट्यूटानिक भाषाओं, पुरानी केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं को भी अध्ययन किया जाने लगा तो इन भाषाओं में किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध स्वीकार करना ही पड़ा। किंतु इन भाषाओं में इतनी अधिक समानता कैसे आ गई और समानताओं के साथ ही साथ रहा इतना अधिक अंतर भी इनमें कैसे पड़ गया, यह रहस्य बना ही रहा। और इसी कारण ऐसे अनेक हेतुकवाद उठ खड़े हुए जो भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांतों की सर्वथा विपरीत है। किंतु यूं ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी कि तत्काल लोगों को एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा और इसी से भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। निश्चित ही संस्कृत इन सब भाषाओं की अग्रजा है। उसमें हमें ऐसी बहुत सी बातें ज्ञात हो सकी जो इस परिवार की किसी अन्य भाषा में सर्वथा भुला दी गई थी। यदि आग के लिए संस्कृत का अग्नि और लैटिन का इग्निस एक ही शब्द मिल जाता है तो हम निर्भरता रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे से अभिव्यक्त का आर्यों को अग्नि का ज्ञान हो चुका था। साथ ही लिथुआनियन, उग्निस और स्कोटिक भाषा के इंग्ले शब्द यह दर्शाते हैं कि स्लो या ट्यूटानिक भाषाएं भी इस शब्द से परिचित थी, भले ही वहाँ कालांतर में अग्नि के लिए दूसरे शब्द भी क्यों न गढ़ लिए गए हो। आगे, दूसरी वस्तुओं के समान शब्द भी मर मिटे जाते हैं और यह बात पाना सरल नहीं है कि कोई शब्द किसी एक भूभाग में क्यों और कैसे पनपता रहता है जबकि दूसरे क्षेत्र में वही शब्द मुरझाकर सर्वथा लुप्त हो जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम यह जानना चाहें कि आर्य लोग अनेक भाषाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं, तो हमें आर्य भाषाओं की शब्दकोश देखने होंगे। वहाँ हम पाएंगे कि संस्कृत में से मूस, ग्रीक में मूस, लैटिन में मूस, पुरानी स्लावोनिक में माइस और पुरानी उच्च जर्मन में मूस कहते हैं। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि उस प्राचीन युग में जिसकी काल गणना हम अपने ही अपितु भारत का तिथि क्रम के आधार पर ही कर सकते हैं। चूहा ज्ञात था और उसका मूस नाम भी रखा गया था ताकि किसी अन्य कीट पतंग के साथ इसकी पहचान में कहीं कोई घपला न हो जाए। इस प्रकार पुराने पत्थरों या कांच के टुकड़ों को जोड़ कर बनाए गए पच्चीकारी के चित्र की भांति आर्यों के विभाजन से पूर्व सभ्यता व सांस्कृतिक व्यवस्था का कुछ कमोबेश एक परिपूर्ण चित्र बनाया जा सकता है और बनाया जा चुका है। इतना है कि भारत व यूनान, इटली और जर्मनी में बिखरे पड़े अवशेषों के आधार पर आर्यों की जिस मूल भाषा का ढांचा खड़ा किया गया है वह भी उन लोगों की अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया की ही उपलब्धि थी। आज के लिए हम इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।